ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग तब और भड़क गई जब ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिका के एक जहाज पर हमला कर दिया। दावा किया गया कि ईरान ने जहाज पर हमले के लिए एक सुसाइड बोट का इस्तेमाल किया। सुसाइड बोट ठीक उसी तरह हमला करती है जिस तरह आत्मघाती ड्रोन अटैक करते हैं। आत्मघाती ड्रोन आसमान के रास्ते ठिकानों को निशाना बनाता है, जबकि सुसाइड बोट पानी पर तैरते हुए दुश्मन के जहाजों को तबाह करती है। जिस बोट से अमेरिका के जहाज को निशाना बनाया गया उसमें कोई मौजूद नहीं था, उसे दूर से कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन उसमें विस्फोटक भरा हुआ था। इसी वजह से जैसे ही वो आत्मघाती बोट सुसाइड बोट जहाज से टकराई, वहां धमाका हो गया, पूरा जहाज तबाह हो गया। ये समझ लीजिए कि समंदर में ड्रोन चल रहे हैं। अब जहाज का नाम सेफसी विष्णु बताया गया। हमले में चालक दल में शामिल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, ऐसी खबरें हैं, जबकि 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। जिस जहाज पर हमला हुआ उस पर मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगा था। मार्शल आइलैंड्स प्रशांत महासागर में मौजूद एक छोटा सा देश है। जहाज पर भले ही मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगा था, लेकिन उस पर मालिकाना हक अमेरिका का था, ऐसा बताया गया और दावा किया गया कि इसीलिए ईरान ने उस जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रात के वक्त ईरान की वो सुसाइड बोट अमेरिका के जहाज के पास पहुंची और चंद सेकंड के अंदर वो जहाज से टकरा गई। इसके बाद तो वहां इतना भयानक विस्फोट हुआ कि आसपास समंदर का पूरा इलाका हिल गया। अल्लाहू अकबर! जहाज आग की भयानक लपटों में गिर गया। जहाज में तेल होने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें आसमान में काफी ऊपर तक उठती नजर आईं। इस घटना में जहाज के चालक दल में शामिल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। हालांकि चालक दल के 15 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन इस घटना की वजह से ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग के और भड़कने की आशंका जताई गई, क्योंकि जिस जहाज पर हमला हुआ वो जहाज अमेरिका का था। हालांकि उस पर मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगा था। हमला उस वक्त हुआ जब तेल से भरा वो जहाज इराक के खोर अल जुबैर नाम के बंदरगाह पर खड़ा था। यह बंदरगाह फारस की खाड़ी में इराक के बसरा प्रांत के पास मौजूद है। फारस की खाड़ी के चारों तरफ 8 देश मौजूद हैं। उनमें इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान है, जबकि दूसरी ओर ईरान बैठा है। ईरान का बड़ा हिस्सा फारस की खाड़ी से लगता है। इसी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मौजूद है। दावा किया गया कि अमेरिका का वो जहाज कुछ ही घंटों के बाद वहां से निकलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही फारस की खाड़ी में ईरान की IRGC सेना ने उसे तबाह कर दिया और अमेरिका के जहाज पर हमला कर ईरान ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए। उसने अमेरिकी जहाज को निशाना बनाकर यह ऐलान कर दिया कि वो जंग में अमेरिका और इजरायल की सेना के आगे घुटने नहीं टेकने वाला। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी जहाज को एक सुसाइड बोट से निशाना बनाया। अल्लाहू अकबर! सुसाइड बोट का मतलब यह कि कोई चला नहीं रहा था, ना ही उस पर कोई सवार था। ठीक उसी तरह जिस तरह से आत्मघाती ड्रोन हवा में उड़ते हैं, जबकि सुसाइड बोट पानी पर दौड़ती है। दावा है उस सुसाइड बोट को दूर से कंट्रोल किया जा रहा था, रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, लेकिन उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भरा गया था। असल में ईरान अपने आत्मघाती हथियारों के लिए पूरी दुनिया में अब मशहूर हो चुका है। रूस और यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस की सेना को आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 दिए थे। उनके दम पर रूस ने यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। ये ऐसे ड्रोन हैं जो दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी करने के साथ खुद भी किसी ताकतवर बम की तरह फटते हैं। और यही ड्रोन यहां पर भी ईरान इजरायल के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है। खबर है कि ठीक इसी तरह ईरान की सेना ने बड़ी संख्या में सुसाइड बोट तैयार की हैं, ताकि वो उनकी मदद से समंदर में अमेरिका के बड़े बड़े जहाजों और तेल के टैंकरों को निशाना बना सके। वैसा ही हुआ। यहां पर दावा किया गया कि ईरान ने एक सुसाइड बोट तैयार की और फिर उसे तेल से भरे अमेरिका के जहाज से टकरा दिया, और इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका का वो जहाज समंदर में जलकर भस्म हो गया। अमेरिकी जहाज पर हुए हमले के बाद इराक ने उन बंदरगाहों को बंद कर दिया जहां से कच्चे तेल का कारोबार हो रहा था। कुछ रोज पहले ईरान की IRGC सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था। साथ में धमकी दी थी कि अगर ईरान की मर्जी के बिना किसी भी तेल के जहाज ने समुद्री गलियारे को लांघने या पार करने की कोशिश की तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाज को निशाना बनाने के बाद ईरान ने अमेरिका और इजरायल को एक और धमकी दी। उसने धमकी दी कि अगर उसके खार्क आइलैंड पर हमला हुआ तो वो फारस की खाड़ी को खून से लाल कर देगा, क्योंकि खबर है कि अमेरिका किसी भी वक्त खार्क आइलैंड पर हमला कर सकता है। खार्क आइलैंड को ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहा जाता है। यह आइलैंड फारस की खाड़ी में मौजूद है।
ईरान के मुख्य तट से इसकी दूरी सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर है। खास बात यह कि इस टापू पर बड़े बड़े टैंक मौजूद हैं और उनमें ईरान ने कच्चा तेल स्टोर करके रखा है। इसी जगह से तेल को जहाजों पर लाद कर वो पूरी दुनिया में भेजता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से अमेरिका की इस पर नजर है। वहीं ईरान को यह पता है कि अगर अमेरिका ने इस पर हमला किया तो उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। इसीलिए ईरान इस आइलैंड पर अमेरिका और इजराइल की छाया तक नहीं पड़ने देना चाहता। दावा किया गया कि इसी वजह से ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इजराइल को इसे लेकर धमकी दी ताकि वो किसी भी तरह अमेरिका को अपने इस खार्क आइलैंड से दूर रख सके। इधर ओमान के सलाला बंदरगाह पर मौजूद तेल भंडार पर ड्रोन से हमला हो गया। हमले के बाद वहां कई टैंक इसकी चपेट में आ गए और लाखों लीटर कच्चे तेल में भीषण आग लगी दिखी। बाद में इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि ईरान की सेना ने साफ किया कि इस हमले में उसका हाथ नहीं है, लेकिन इस घटना ने तेल को लेकर पूरी दुनिया में चल रही किल्लत को और बुरी स्थिति में पहुंचा दिया। ओमान के दक्षिण पूर्व में मौजूद इस बंदरगाह पर तेल के टैंकों के ऊपर अचानक एक ड्रोन देखा गया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो ड्रोन सीधा जाकर कच्चे तेल से भरे एक टैंक से टकरा गया। ड्रोन हमले से उस टैंक में भयंकर धमाका हो गया। आग की ऐसी भीषण लपटें उठी जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। देखते ही देखते आग ने आसपास के कुछ और टैंकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। तेल को लेकर मचे कोहराम के बीच सबकी आंखों के सामने ही लाखों लीटर कच्चा तेल भस्म हो गया। लोग कुछ नहीं कर सके। वहां से निकलने वाले धुएं ने पूरे आसमान को काला कर दिया। आनन फानन में पूरे बंदरगाह को खाली कराया गया ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन ओमान के सबसे बड़े बंदरगाह पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ओमान के दक्षिण पूर्व में मौजूद यह बंदरगाह बहुत बड़ा कंटेनर हब है। यह दुनिया के कई देशों के लिए काफी अहम माना जाता है। सलाला बंदरगाह अरब सागर के किनारे है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर है, जहां से इन दिनों तेल के जहाजों का गुजरना पूरी तरह बंद है। यानी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके है, क्योंकि ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। ऐसी स्थिति में ओमान के सलाला बंदरगाह को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा रहा था कि यहां से तेल जा सकता है, क्योंकि यह पोर्ट उस समुद्री रास्ते के नजदीक है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। लेकिन उसी बंदरगाह को निशाना बना दिया गया। वहां हुए ड्रोन हमले के बाद पोर्ट के एक बड़े हिस्से को बंद करना पड़ा। इसका मतलब हुआ कि वहां से न तो कोई जहाज निकल सकेगा, ना ही वहां पर कोई जहाज पहुंच पाएगा। यानी इस हमले ने तेल संकट को और गहरा कर दिया। माना जा रहा है इसका असर कच्चे तेल की सप्लाई पर और ज्यादा पड़ सकता है, जो पहले से ही खराब स्थिति में। इस बीच ओमान की सरकार ने ड्रोन हमले को लेकर ईरान से संपर्क किया और उसके सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। ओमान ने साफ किया कि जब वो युद्ध में किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा, तब उस पर हमला क्यों किया गया। ओमान की सरकार ने इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर हर जरूरी कदम उठाएगी और जरूरत पड़ने पर तगड़ा जवाब भी देगी। हालांकि इससे पहले भी ओमान पर हमला हो चुका है। कुछ रोज पहले उसके एक दूसरे बंदरगाह पर इसी तरह ड्रोन से हमला किया गया था। वहां भी कच्चे तेल से भरे टैंकों पर ड्रोन अटैक हुआ था और उससे बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचा था। ओमान की सरकार ने इन दोनों घटनाओं का जिक्र करते हुए अपनी नाराजगी जताई। ओमान दुनिया के उन देशों में शामिल है जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने में भी मदद कर चुका है, लेकिन ईरान ने ओमान के इन आरोपों को खारिज कर दिया। वहां की सरकार ने बयान दिया कि ओमान के सलाला बंदरगाह पर हुए ड्रोन हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। उसने इस घटना को बेहद संदिग्ध बताया। यानी ईरान के इनकार के बाद यह रहस्य गहरा गया कि ओमान के पोर्ट पर हमले के पीछे हाथ किसका था। हालांकि अमेरिका और इजराइल समेत यूरोप के कई देशों ने इसके लिए सीधे तौर पर ईरान को ही कसूरवार ठहराया। दावा किया गया कि इस हमले का मकसद तेल संकट को और बड़ा करना था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का समुद्री रास्ता बंद होने के बाद दूसरे देश तेल की सप्लाई के लिए दूसरे विकल्पों की ओर देख रहे हैं। ऐसे में ओमान सुरक्षित विकल्प के रूप में दिख रहा था, लेकिन वहां हुए हमले की घटना ने पूरे इलाके में तनाव को और बढ़ा दिया। कहा जा रहा है कि ईरान के नजदीक होने की वजह से ओमान उसके लिए आसान टारगेट है। समंदर में एक और अहम रास्ते पर खतरे के बादल मंडराने लग गए, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाकों ने उस लाल सागर वाले रूट पर मिसाइल हमले की धमकी दे दी। यह जानकारी ब्रिटेन के मीडिया की एक रिपोर्ट में सामने आई। उस रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूथी लड़ाकों ने लाल सागर इलाके में एक बार फिर अड़ंगा डालने की बात कही और एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले सबसे अहम रास्ते को बंद करने की चेतावनी दे डाली। यानी ईरान युद्ध के बीच हॉर्मूज गलियारे के बाद एक और समुद्री रास्ता खतरे में पड़ सकता है।
वहां से आने जाने वाले जहाजों पर मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ठीक उसी तरह जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर पाबंदी लगा रखी है, उनका निकलना वहां से मुश्किल कर दिया है। उन्हें ईरान के हमलों का डर सताने लग गया, इसीलिए तेल वाले जहाजों ने हॉर्मुज गलियारे से दूरी बनानी शुरू कर दी, जबकि यह वही रास्ता है जहां से दुनिया में होने वाले तेल और गैस कारोबार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता था। इस रास्ते में रुकावट आई तो कई देशों में खलबली मच गई, क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई पर असर हुआ तो उनकी किल्लत बढ़ने के आसार भी दिखाई देने लग गए। तेल और गैस के लिए मारामारी की आशंका भी नजर आने लग गई। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में रोड़ा अटका दिया। लेकिन दावा है मुसीबतें इससे और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाकों ने भी जंग में उतरने का संकेत दे दिए। वो यमन में हैं। उन्होंने यूरोप को एशिया से जोड़ने वाले समुद्री रास्ते लाल सागर में हमले की धमकी दी। वो दूसरी तरफ का रास्ता है, अब वहां पर भी धमकी आ गई। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक यमन के हूथी लड़ाकों ने बाबल मंदीब गलियारे को बंद करने की तैयारी तेज कर दी, जबकि दुनिया भर में होने वाले कारोबार का करीब 12% कारोबार उस गलियारे से होता है। हूथी लड़ाकों ने वहां से आने जाने वाले जहाजों पर मिसाइल हमले करने की धमकी दी। बाबल मंदीब एक समुद्री गलियारा है जो यमन के दक्षिणी छोर पर है। यह गलियारा यमन को अफ्रीकी देश जिबूती और एरिट्रिया से अलग करता है, जबकि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम भी बाबल मंदीब गलियारा ही करता है। अरब सागर से कोई जहाज अगर यूरोप जाता है तो उसे पहले अदन की खाड़ी को पार करना होता है और फिर बाबल मंदीब गलियारे से होते हुए वो लाल सागर में पहुंचता है। उसके बाद आगे का रास्ता उसे सुएज नहर के जरिए तय करना होता है, क्योंकि मिस्र से लगने वाली सुएज नहर भूमध्य सागर में मिलती है। भूमध्य सागर तक पहुंचने के बाद यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंचना आसान हो जाता है। यह रूट एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया आने जाने का शॉर्टकट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाज भी यूरोप जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरते हैं और इसीलिए इस रास्ते को दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में एक माना जाता है। ऐसे में इस पर खतरा आया तो दुनिया के कई देशों की आर्थिक हालत बिगड़ सकती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब हूथी लड़ाकों ने बाबल मंदीब गलियारे पर हमले की धमकी दी हो। वो पहले भी वहां इजराइल, अमेरिका और उनके सहयोगियों के जहाजों पर हमले कर चुके हैं। इजराइल ने जब गाजा में जंग छेड़ी थी तब हूथी लड़ाके भी भड़क गए थे। उन्होंने हमास का खुलकर समर्थन कर दिया था और इजराइल पर हमले भी किए थे। और यही नहीं, उन्होंने लाल सागर के रास्ते निकलने वाले जहाजों पर बमबारी भी की थी, खासतौर से उन जहाजों पर जो इजराइल और उसके सहयोगियों के थे। हूथी लड़ाकों के हमलों की वजह से इस रूट से जहाजों का निकलना मुश्किल हो गया था। हालांकि गाजा में युद्ध रुका तो हूथी लड़ाकों ने भी लाल सागर में हमले बंद कर दिए थे, लेकिन ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों ने उनके गुस्से को एक बार फिर भड़का दिया। हूथी लड़ाकों को भी ईरान की IRGC ने ही खड़ा किया हुआ है, उसकी कुद्स फोर्स ने खड़ा किया हुआ है। दावा है उन्होंने दोबारा लाल सागर वाले रास्ते में हमला करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। आशंका जताई गई कि वहां हमला हुआ तो एक बार फिर हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में उस रूट से गुजरने वाले जहाजों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है, जो काफी लंबा और खर्चीला पड़ेगा। क्योंकि लाल सागर वाले रास्ते में रुकावट आई तो एशियाई देशों से यूरोप जाने वाले जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा। यह लाल सागर वाले रास्ते से करीब 7000 किलोमीटर ज्यादा है। अगर अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाना पड़ गया, रास्ता लंबा है तो आने जाने में समय भी ज्यादा लगेगा, खर्च भी ज्यादा आएगा। तो वो भी जान लीजिए, एक अनुमान है कि अगर कोई जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप जाता है तो उसे 10 दिन ज्यादा समय लगेगा। यानी उसे लाल सागर वाले रास्ते से जाने में 15 दिन लगते हैं तो अफ्रीका वाले रास्ते में 25 दिन लग सकते हैं। यही नहीं, वहां जाने में लगने वाला खर्च भी लगभग दुगना हो जाएगा। यही वजह है कि हूथी लड़ाकों की धमकी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि हॉर्मुज गलियारे के बंद होने से पहले ही तेल और गैस की कमी का खतरा कई देशों में नजर आने लग गया। लेकिन इस सब के बीच खबर है कि इजराइल ने हूथी लड़ाकों के इस खतरे से निपटने की तैयारी तेज कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल लाल सागर के नजदीक एक खुफिया सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश में जुटा है, ताकि वहां से हूथी लड़ाकों के हर हमले का जवाब उनकी ही भाषा में दिया जा सके। क्योंकि इजराइल का आरोप है कि हूथी लड़ाके ईरान के इशारे पर हमले करते हैं। ईरान ने ही हूथी लड़ाकों को खड़ा किया हुआ है और उनके हमलों की वजह से लाल सागर की सुरक्षा हर वक्त खतरे में रहती है। अमेरिका के मीडिया का दावा है कि इजराइल सोमालीलैंड में गुप्त एयरबेस बनाना चाहता है। सोमालीलैंड अफ्रीकी देश सोमालिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 30 साल पहले उसने खुद को एक अलग देश घोषित कर दिया था। हालांकि उसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता नहीं मिली है।
संयुक्त राष्ट्र उसे अलग देश नहीं मानता। करीब 2 महीने पहले इजरायल ने सोमालीलैंड को देश के तौर पर मान्यता दे दी थी और ऐसा करने वाला इजरायल दुनिया का पहला देश बन गया था। सोमालीलैंड का उत्तरी छोर अदन की खाड़ी से लगता है। वहां से लाल सागर तक जाने वाला बाबल मंदीप गलियारे की दूरी भी ज्यादा नहीं है। इस गलियारे से हर साल अलग अलग देशों के करीब 17,000 जहाज गुजरते हैं, लेकिन दावा है कि ईरान जंग के बीच यमन के हूथी लड़ाकों ने वहां जहाजों पर हमले करने की धमकी दे दी। और तो और गाजा युद्ध के दौरान उन्होंने वहां दर्जनों जहाजों पर हमले किए भी थे। यानी हूथी लड़ाके लाल सागर इलाके के लिए खतरे के तौर पर तब भी देखे गए थे। माना जा रहा है इस खतरे को जड़ से मिटाने के लिए ही इजरायल ने सोमालीलैंड में अपना गुप्त सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी तेज कर दी और शायद इसीलिए उसे देश के तौर पर मान्यता भी दी।